ये देखते हैं कि ये डेफिनेशन तक तो आपको बात समझ आ गई थी। मैं वहीं से ब्रांचेस से ही स्टार्ट करूंगा जहां से लास्ट टाइम नहीं हो पा रही थी क्लास, और वहीं से बात कंटिन्यू करेंगे। मैं इसको रिकॉर्डिंग पे लगा दूं। Recording in progress. ओके बेटा, तो लास्ट टाइम हमने डेफिनेशन के ऊपर बात की थी, और आज जो है वो हम ब्रांचेस पे बात करेंगे अकाउंटिंग की। बेसिकली देयर आर थ्री डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग: फाइनेंशियल, कॉस्ट एंड मैनेजेरियल। आप जो BS 4 और 5 के अंदर अकाउंटिंग पढ़ेंगे इंशाल्लाह, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगी और बेसिक है, और नेक्स्ट उसके अंदर उसके दूसरे कोर्सेज शामिल हैं, दूसरे टॉपिक शामिल हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बेसिक होता क्या है, जो मैं आपको शुरू से कहानी सुना रहा था कि अकाउंटिंग क्यों स्टार्ट हुई, उसका बेसिक पर्पस क्या है, तो वो जो आपको पूरी स्टोरी सुनाई गई थी वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए ही सुनाई गई थी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बेसिक पर्पस या बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है आप अपने बिजनेस की करंट फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन कर सकें, आप अपने बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट कर सकें कि भाई मंथ एंड पे, क्वार्टर एंड पे, ईयर एंड पे आपने क्या हासिल किया या क्या गंवाया। आपके बिजनेस की पूरी करंट सिचुएशन, इस बेसिस पे आप नेक्स्ट ईयर के या नेक्स्ट मंथ के या नेक्स्ट क्वार्टर के डिसीजंस कैसे लेंगे। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को हाईलाइट करती है, जिससे आपको यह पता चलता है कि आपके बिजनेस में करंटली क्या पोजीशन है और क्या हालात हैं, और इस बुनियाद पे आप आगे के डिसीजंस लेते हो। अभी जो मैं बार बार कह रहा हूं ना, आप कौन है? ये आप है ओनर बिजनेस के। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो परफॉर्म की जाती है वो बिजनेस के ओनर के लिए परफॉर्म की जाती है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का जो इम्पैक्ट है वो अल्टीमेटली ओनर पे ही आता है। अगर कोई सैलरीड पर्सन होता है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस का जिम्मेदार नहीं होता। क्यों? क्योंकि भाई उसको तो अपनी कंपनसेशन से मतलब है, उसने अपनी सर्विसेज दी है और बदले में पैसे ले रहा है। जो प्रॉफिट होता है बिजनेस का या लॉस होता है वो तो सीधा सीधा ओनर का मसला है कि मुनाफा हुआ तो ओनर एंजॉय करेगा, लॉस हुआ तो वही सर पकड़ेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस का डायरेक्ट ताल्लुक ओनरशिप से होता है, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग परफॉर्म ओनर के लिए की जाती है। अब चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी हो, तीनों बिजनेस फॉर्म्स के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग उनके रिस्पेक्टिव ओनर्स के लिए ही परफॉर्म होगी। और इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो रिजल्ट्स हैं उनसे सिर्फ ओनर फायदा नहीं उठाता, बल्कि बहुत सारे और लोग भी फायदा उठाते हैं। वो नीचे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग में आएगा। तो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग की जहां तक बात है, उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग है जो आपको आपके बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करके देगी, आपको आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का अंदाजा कैसे, ये हम आगे जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। द नेक्स्ट वन इज कॉस्ट अकाउंटिंग। सर कॉस्ट का क्या मतलब होता है? सर कॉस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज की कीमत। लागत, लागत का मतलब ज्यादा आसान सही रहेगा। कीमत फिर आप कहेंगे सर वो सेलिंग प्राइस को कहा जाता है, लेकिन ठीक है, समझने के लिए आप दोनों कह सकते हैं, लेकिन लागत कह सकते हैं। एग्जैक्ट जो कॉस्ट का जो मीनिंग है वो लागत होता है। यानी अगर मेरे सामने इस वक्त किताब रखी हुई है एक, ये किताब मैंने पब्लिश की है, तो इसके एक्सपेंसेस की लाजमी बात है कि बुक प्रिंट हुई है तो उसके कागज इस्तेमाल हुआ होगा, हार्ड कवर इस्तेमाल हुआ होगा, उसकी बाइंडिंग हुई होगी, और प्रिंटिंग हुई होगी, कटिंग हुई होगी, पेस्टिंग हुई होगी। तो ये सब किसने किया है? सर ये सब लेबर ने किया है, और एक सेट पैटर्न के ऊपर किया है, किसी पर्टिकुलर प्रोसेस में, किसी पर्टिकुलर प्रोसीजर के अंदर किया है। तो मैंने कागज, इंक, गत्ता ये सब मंगवा के रखा होगा जो उसका रॉ मटेरियल है, फिर उसको एक सर्टेन प्रोसेस में इन किया होगा जिसपे लेबर ने भी काम किया होगा, फैक्ट्री वर्कर्स ने काम किया होगा, और फाइनली ये किताब मेरे हाथों में मौजूद है। तो सर इस किताब को छापने की क्या एक्सपेंडिचर हुआ? भाई लेबर ने एक किताब पे कितने रुपए लिए, एक किताब पे कितना मटेरियल लगा,
एक किताब पे कितनी बिजली लगी, एक किताब पे कितनी मशीन खर्च हुई, ये सब मैंने जब एक्यूमुलेट किया, प्लस किया, तो मुझे पता चला कि एक किताब की जो कीमत है वो 250 रुपए है। यानी कि फैक्ट्री में उस पब्लिशिंग हाउस में जो जो किताब पब्लिश हो रही है, प्रिंट हो रही है, उसकी कीमत मुझे 250 रुपीज आ रही है, सारे एक्सपेंसेस को मिला के, सारे खर्चों को मिला के। मैं उसे मार्केट में 400 या 500 की सेल आउट करूंगा। सर मुझे कितने की पड़ी? सर मुझे 250 की पड़ी। तो मेरे लिए इसकी कॉस्ट क्या है? सर 250 रुपीज है। तो ये 250 रुपीज कौन कैलकुलेट करके देगा? ये कॉस्ट अकाउंटेंट कैलकुलेट करके देगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जो किताबें छापी गई, बनाई गई, उनकी लागत कितनी आई, ये आपको कॉस्ट अकाउंटिंग बताएगी कि वट एवर यू हैव मेड, यू हैव मैन्युफैक्चर्ड, हाउ मच कॉस्ट हैज बीन इनकर्ड ऑन इंटायर यूनिट्स एंड ऑन वन यूनिट। अगेन मल्टीप्लाई कर दे तो वन यूनिट को इंटायर यूनिट, वन यूनिट को नंबर ऑफ यूनिट्स है तो इंटायर यूनिट्स की कॉस्ट आ जाएगी। ये आपको कौन बताएगा? ये कॉस्ट अकाउंटेंट बताएगा। सर ये बात बाहर वालों को डिस्क्लोज करना जरूरी है? नहीं, सिर्फ कॉस्ट बता दें कि टोटल कितनी आई है, उसकी डिटेल बताना जरूरी नहीं है, लेकिन लाजमी सी बात है कि आपका ओनर आपको पूछेगा कि भाई बताओ कॉस्ट कितनी आई। तो सर कॉस्ट अकाउंटिंग भी अल्टीमेटली ओनर के लिए ही होती है। अब आते हैं मैनेजरियल अकाउंटिंग की तरफ, जिसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी कहा जाता है। ये वाहिद अकाउंटिंग है जो सिर्फ इंटीरियर यानी कि मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके अंदर थोड़ा सा एस्पेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भी है और कुछ एस्पेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग का भी है। तो इस अकाउंटिंग के अंदर आपको वो इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपको आने वाले डिसीजंस लेने में काम आएगी। थोड़ी सी डिफरेंट होती है, इसका ट्रीटमेंट थोड़ा डिफरेंट होता है फाइनेंशियल और कॉस्ट से। और इंटरनल अकाउंटिंग भी कहा जाता है क्योंकि ये होती है सिर्फ डिसीजंस के लिए, ये होती है डिसीजन मेकिंग के लिए। इंटरनल अकाउंटिंग भी कहते हैं इसको। सर अभी तो हम 4 और 5 में फाइनेंशियल पढ़ रहे हैं, बिल्कुल। 6 में कॉस्ट पढ़ेंगे, 7 में मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ेंगे। तो सर अभी हमारा कंसर्न क्या है? सर अभी हमारा कंसर्न सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। ये तीनों टाइप्स ऑफ अकाउंट्स बेटा समझ में आ गए तो बताइए, मैं आगे बढ़ जाऊं। जी बेटा, ये तीनों बातें समझ में आ गई तो प्लीज बता दीजिए बेटा, मैं आगे बढ़ जाऊं। आई होप कि आवाज का कोई मसला नहीं हुआ होगा। चलें जी, आगे बढ़ते हैं बेटा। देन कम द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। सर अकाउंटिंग को इस्तेमाल कौन लोग करते हैं, या इस अकाउंटिंग से कौन लोग फायदा उठाते हैं? तो बेटा सबसे पहले तो मैंने आपसे कहा कि अकाउंटिंग जो है वो मैं ओनर के लिए ओनर के लिए परफॉर्म की जाती है। सर ओनर कौन होता है? सर अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करेंगे तो सोल प्रोप्राइटरशिप का ओनर प्रोप्राइटर कहलाता है, पार्टनरशिप का ओनर पार्टनर कहलाता है, कंपनी का ओनर शेयर होल्डर कहलाता है। तो ओनर के लिए अकाउंटिंग परफॉर्म की जाती है, ओनर के लिए अकाउंटिंग होती है। सर सिर्फ ओनर के लिए नहीं जी, अगर मैं कंपनी की बात करूंगा तो कंपनी के डिसीजंस कौन लेता है? सर मैनेजमेंट यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सर उनको भी तो जरूरत पड़ेगी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी जरूरत पड़ेगी, मैनेजमेंट को भी जरूरत पड़ेगी कि वो अपने डिसीजंस कैसे लें। यानी कि अगर बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है तो हो सकता है मजीद गुड्स ऑर्डर किए जाएं, ये कौन बताएगा? सर ये अकाउंटिंग बताएगी कि हमारी कितनी गुड्स सेल आउट हो रही हैं, हमारे कितने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है वो सक्सेसफुली काम कर रहे हैं,
कहां कहां मशीन्स को चेंज करने की जरूरत है, कहां कहां लेबर को बढ़ाने की या कम करने की जरूरत है, कहां कहां प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत है ताकि हम डिफरेंट मार्केट्स में चले जाएं, डिफरेंट मार्केट्स को एक्सप्लोर करें, डिफरेंट जगह पे अपनी गुड्स बेचें। तो सिर्फ ओनर नहीं बल्कि मैनेजमेंट को भी पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है बिजनेस के अंदर। इसी तरह क्रेडिटर्स की बात करते हैं। क्रेडिटर कौन होते हैं ये आप जानते हैं कि जिनको जो लोन प्रोवाइड करते हैं, जो उधार पे गुड्स देते हैं, उनको क्रेडिटर्स कहा जाता है। बैंक की एग्जांपल ले लीजिए। सबसे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग आपको याद होगा, हमने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, और उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी में बैंक जो है वो चेक करता है कि क्रेडिटर जो लोन लेने आया है, डेटर जो है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, और उसकी बेसिस के ऊपर डिसीजन लिए जाते हैं। तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता चलेगी? सर उसकी फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगी उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहां से मिलेंगी? सर ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग से मिलेंगी। तो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के लिए हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे जाना होगा, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जिम्मेदारी, फाइनेंशियल अकाउंटेंट की जिम्मेदारी है। और वो फाइनेंशियल अकाउंटेंट ही आपको बताएगा कि आपकी करंट बिजनेस की पोजीशन क्या है। तो क्रेडिटर्स को भी जरूरत पड़ती है। फिर आते हैं एम्प्लॉइज। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हो ना, आपको उसकी फाइनेंशियल पोजीशन का पता करना बड़ा जरूरी है। सर क्यों? क्योंकि बिजनेस कमाएगा तो आपको पे करेगा ना। अगर बिजनेस कुछ कमा ही नहीं रहा तो आपको कहां से पे करेगा? हाँ सर ये बात तो बड़ी पता ही की है कि मैं अगर किसी कंपनी के अंदर जॉब कर रहा हूं तो ये देखना होगा कि क्या कंपनी फाइनेंशियली साउंड है, क्या कंपनी आने वाले सालों में प्रॉफिट जनरेट कर सकेगी, क्या कंपनी का फ्यूचर क्या है। तो ये आपको कौन बताएगा? सर ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको बताएगी कि कंपनी का फ्यूचर क्या है, फाइनेंस के हवाले से, प्रॉफिट के हवाले से, सेल्स के हवाले से, प्रोग्रेस के हवाले से। तो सर आप क्या हम आज के डेटा की मदद से ये बता सकते हैं कि बिजनेस का फ्यूचर क्या होगा? जी बिल्कुल बता सकते हैं। तो सर ये कहां पता चलेगा बेटा? इस टॉपिक को कहते हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या रेशियो एनालिसिस। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो टॉपिक है वो आपको एग्जैक्टली ये बता देगा कि कंपनी आने वाले टाइम में सरवाइव कर सकेगी या नहीं। सर उसके सॉरी सर उसके लिए डेफिनेटली कुछ रूल्स होंगे, कुछ फॉर्मूलाज होंगे, यस, जिनकी बेसिस पे आप ये पता कर सकते हो, प्रेडिक्ट कर सकते हो, एस्टिमेट कर सकते हो कि आने वाले सालों में, आने वाले महीनों में कंपनी की हालत क्या होगी। अगर कंपनी की हालत अच्छी होगी तो आपकी भी हालत अच्छी होगी। कंपनी बहुत अच्छा कमा रही है तो आप डिमांड करेंगे उनसे कंपनसेशन या बोनसेस वगैरह, और उसकी बुनियाद के ऊपर आप कंपनी को कहोगे भाई हमें भी पे करो जब आप कमा रहे हो तो। और अगर आपको नजर आ जाए कि कंपनी तो कुछ हालात अच्छे नहीं है तो आप क्या करेंगे? सर आप फौरन से स्विच करने की कोशिश करेंगे कि भाई अब मैं यहां से जल्द निकलने की करूं, किसी और जगह जो है वो काम तलाश करूं, क्योंकि इससे पहले कि कंपनी डूबे और मुझे कहे कि आप चले जाएं, मैं खुद इज्जत से चला जाता हूं यहां से। तो एम्प्लॉयज जो है वो भी कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स से फायदा उठाते हैं, वो भी उनके यूजर्स हो सकते हैं। बिल्कुल सर हो सकते हैं, एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं उनके यूजर्स। देन कम्स द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स। आपने चूंकि कंपनी का चैप्टर पूरा पढ़ा हुआ है, जॉइंट स्टॉक कंपनी का चैप्टर, और आप जानते हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर जो इन्वेस्ट करता है उसे शेयर होल्डर कहते हैं। आज आपने ये सोचा कि भाई मुझे जो है वो शेल कंपनी के शेयर्स खरीदने चाहिए, तो ये आपने कैसे सोच लिया? मतलब आप सुबह उठे तो रात में किसी बाबे ने आपको कहा बच्चा सुबह शेल कंपनी के शेयर खरीद लेना,
या आपने कोई इल्म नुजूम की मदद से सितारों की चाल देख के ये अंदाजा कर लिया कि भाई शेल कंपनी जो है वो आने वाले दिनों में प्रॉफिट में जाएगी, तो मैं उसके शेयर खरीद लेता हूँ। तो जायचा वायचा बनाया आपने शेल कंपनी का और आपने ये प्रेडिक्ट कर लिया कि भाई हाँ कंपनी के शेयर, शेल कंपनी के शेयर खरीदने चाहिए। ऐसे होता है, हो सकता है कर लें अगर आपको तजर्बा करना है, मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है बेटा। फिर क्या होगा सर, आप शेल कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन देखेंगे पिछले कुछ अरसे से कि कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, अपने ओनर्स को कितना प्रॉफिट दे रही है और उसकी फाइनेंशियल ग्रोथ क्या है। तो आपको उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चल गया, अरे भाई कंपनी तो बड़े अच्छे हालात में है, कंपनी तो अच्छे हालात में है। तो जब जो कंपनी अच्छे हालात में होती है तो उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। तो जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर है ना, उसने ये देख लिया कि ये कंपनी जो है वो अब फायदे में जा रही है या पिछले 6 महीने से फायदे में जा रही है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 6 महीने में भी फायदे में जाएगी, तो भाई इस कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं। तो आप कौन हुए बेटा, आप इन्वेस्टर हुए, क्योंकि आपने ये देखा कि कंपनी में ग्रोथ का मार्जिन है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, कंपनी आगे प्रॉफिट जनरेट करेगी, तो मैं अपना पैसा उस कंपनी में लगा दूं, इन्वेस्ट कर दूं। सुना था ना इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, पता नहीं किसी दफा समझाया था आपको। तो जो इन्वेस्टर होता है ना, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर, जिसको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना होता है, बिजनेस में इन्वेस्ट करना होता है, वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से फायदा उठाता है या फाइनेंशियल अकाउंटिंग से फायदा उठाता है। देन कम्स दी गवर्नमेंट। सर ये गवर्नमेंट कहां से आ गई बीच में? भाई जो टैक्सेस लिए जाते हैं, जो आपकी एक्टिविटीज को मॉनिटर किया जाता है, वो किसकी तरफ से किया जाता है? अरे भाई वो गवर्नमेंट की तरफ से तो किया जाता है। तो गवर्नमेंट ये देखेगी कि भाई क्या चल रहा है बिजनेस में, सही काम हो रहा है या गलत हो रहा है, कितना काम हो रहा है, कितने पैसे बना लिए। तो ये सब भी कहां से पता चलेगा? ये भी सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के मदद से ही पता चलेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलेगा। अच्छा सर जी। तो बेटा ये है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के वो यूजर्स जिनका कंसर्न होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिजल्ट्स से। ओनर, मैनेजमेंट, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉइज, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट। समझ आ गया बेटा? तो बता दीजिए, मैं आगे बढ़ जाऊं। इससे नहीं है, जाहिर सी बात है, वो विदहोल्डिंग भी सेल्स पर ही होता है और वो सेल्स आपको आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही बताएंगी। ये बात सही है आपकी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन विदहोल्डिंग टैक्स या टैक्स से रिलेटेड जितनी भी डिस्कशन है ना बेटा, वो आपके इस लेवल पे तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब किसी भी लेवल पे नहीं है, मतलब पूरे बीएस के। वो इंशाल्लाह अगर कभी टैक्सेशन पढ़ने का इत्तेफाक होगा तो फिर वहां देखेंगे। ओके बेटा, Recording in progress. ठीक हो गया बेटा। यहां तक तो यूजर्स तक भी बात आपको समझ में आ गई। अब आते हैं, अब तक जितनी भी बेटा डिस्कशन हुई है ना, सब आपकी वो बेसिस थी जो आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग से रिलेटेड थी, जो आपको किसी एक जगह नहीं काम आएंगी बल्कि मुख्तलिफ जगहों पे आप उसकी ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसका तज्जिया करेंगे, उसका मुशाहिदा करेंगे। अब जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं टॉपिक, वो टॉपिक डायरेक्टली कंसर्न है आपके आपकी कोर्स आउटलाइन से और आपकी प्रैक्टिकल अकाउंटिंग से। अकाउंटिंग में 5 बेसिक चीजें हैं जिस पे ये पूरी अकाउंटिंग कायम है, इस वक्त पूरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग कायम है। सर वो 5 चीजें क्या हैं, वो मैं चार्ट पे लिख के दे रहा हूं बेटा आपको। एसेट्स, लायबिलिटीज, ओनर्स इक्विटी, रेवेन्यू, एंड फिफ्थ वन इज एक्सपेंसेस। ये 5 हेड्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहलाते हैं, ये 5 पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहलाते हैं, ये 5 नेचर ऑफ अकाउंट्स भी कहलाते हैं। हेड्स,
नेचर पिलर्स। शिजा ने कहा अकाउंटिंग एलिमेंट्स, जी बिल्कुल आप एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, उसको गलत नहीं होगा ये भी। कैरेक्टरिस्टिक कह लें, बेसिक कंसिडरेशंस कह लें, कुछ भी कह लें आप। इन 5 के बगैर किसी तरह की कोई अकाउंटिंग नहीं हो सकती है। ये बुनियादें हैं, बेसिक्स हैं। ये 5 हेड्स आपने बहुत तसल्ली से समझने हैं, क्योंकि एक दफा ये 5 हेड समझ में आ गए तो आपकी जिंदगी सुकून में आ जाएगी। उसके बाद इन 5 हेड्स की ट्रीटमेंट समझेंगे, वो समझ में आ गई तो जिंदगी मुकम्मल सुकून में आ जाएगी। तो आपने बेसिकली इनिशियली, खास करके नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स, 2 चीजों पे फोकस करेंगे मैक्सिमम। नंबर 1, हेड्स ऑफ अकाउंटिंग को समझने में। नंबर 2, इन्हीं हेड्स ऑफ अकाउंटिंग की ट्रीटमेंट पे, इनकी एप्लीकेशन पे, जो डिफरेंट रूल्स के तहत होती है। इन 2 पे आपने सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, सबसे ज्यादा एम्फसाइज करना है समझने में। सबसे पहला हेड या सबसे पहली नेचर या सबसे पहला पिलर या सबसे पहला एलिमेंट, एसेट। सर एसेट क्या होता है? एसेट से 2 चीजें लगी हुई होती हैं। एसेट से 2 चीजें लगी हुई होती हैं। नंबर 1, एसेट के साथ एसेट के साथ लफ्ज लगा हुआ होता है ओनरशिप का। और नंबर 2, एसेट के साथ लफ्ज लगा हुआ होता है बेनिफिट का। ये 2 वर्ड जो है वो एसेट्स के साथ एसोसिएटेड है। एसेट हर उस चीज को कहते हैं जो बिजनेस की ओनरशिप में है। एसेट हर उस चीज को कहते हैं जो बिजनेस की ओनरशिप में है और बिजनेस उससे फ्यूचर में फायदा उठाता है, उसे एसेट का नाम दिया जाता है। सर सिर्फ बिजनेस नहीं, इंडिविजुअल के भी एसेट्स ही होते हैं, लेकिन चूंकि हमने डेफिनेशन में देखा था कि हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एंटिटी पे बात करेंगे, तो जब हम शुरू में ये डिस्कस कर चुके हैं कि हम अकाउंटिंग में सिर्फ बिजनेस को टारगेट करेंगे, तो हम बिजनेस ही को बात करेंगे, बिजनेस ही से रिलेटेड बात होगी। वरना आप जिस मोबाइल फोन पे या लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे क्लास ले रहे हैं वो भी आपका एसेट है। तो एसेट हर उस चीज को कहते हैं जिसके साथ ओनरशिप का लफ्ज लगा हो और जिसके साथ बेनिफिट का वर्ड लगा हो। जो चीज आपकी अपनी मिल्कियत में है वो आपका एसेट है, और उस चीज से आप फ्यूचर बेनिफिट हासिल करेंगे वही एसेट है। आज आपने एक लैपटॉप खरीदा ये सोचते हुए कि मैं इस पे ऑनलाइन क्लासेस लूंगा या लूंगी। जो लैपटॉप आपने परचेस किया, हो सकता है आपने अपनी सेविंग्स को यूज करके वो खरीदा हो। आपने पिछले 6 महीने 8 महीने में अपने पैसे, 1 साल में पैसे कुछ बचाए और आपने सोचा भाई उससे लैपटॉप खरीदते हैं। तो आपकी सेविंग्स थी, आपने उन सेविंग्स को यूटिलाइज किया, इन्वेस्ट किया और एसेट खरीद लिया, लैपटॉप खरीद लिया, और उस पर आपने ऑनलाइन क्लासेस ली, आपको फायदा हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो लैपटॉप किसकी ओनरशिप में है? सर आपकी ओनरशिप में, क्योंकि खरीदा आपने है, आपने ही उसको उसको परचेज किया है। वो आपके डिसीजन की वजह से आपके बिजनेस में आया या आपकी लाइफ में आया। तो अगर आप किसी भी बिजनेस में मौजूद रहते हुए कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट खरीदते हो, लैपटॉप खरीदते हो, मोबाइल फोन खरीदते हो, फर्नीचर खरीदते हो, मशीन खरीदते हो, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस खरीदते हो, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खरीदते हो, स्टेशनरी आइटम खरीदते हो, पंखे एसी खरीदते हो, ये सब आपका एसेट है, क्योंकि ये सब आपकी ओनरशिप में है
और ये सब आपको फ्यूचर में फायदा देंगे। तो एनी इकोनॉमिक रिसोर्स विच इज ओन्ड बाय ओनर and it will be benefited in the future. An owner can get the benefit from that particular resource in the future. So that resource is called asset. समझ आई बेटा? एसेट आपकी ओनरशिप में होगा, एसेट से आप मुस्तकबिल में फ्यूचर में फायदा उठाएंगे, उस रिसोर्स को एसेट कहा जाता है। तो सर इस वक्त जो मेरे सीधे हाथ पे पानी का ग्लास है ये मेरा एसेट है? जी बिल्कुल मेरा एसेट है। जिस लैपटॉप पे इस वक्त क्लास ले रहा हूं ये मेरा एसेट है? बिल्कुल मेरा एसेट है। लेकिन जिस टेबल पे ये लैपटॉप मौजूद है, जिस कुर्सी पे मैं बैठा हुआ हूं, ये मेरा एसेट नहीं है, ये साइंस का एसेट है। लेकिन एसेट तो है, बिल्कुल है। तो एसेट से आप फायदा उठाए यानी ओनर फायदा उठाए, या एसेट से आपकी मैनेजमेंट फायदा उठाए, वो एसेट ही रहेगा। बेनिफिट चाहे ओनर हासिल करे चाहे ओनर का एम्प्लॉय हासिल करे, फायदा जरूर हासिल होगा। जिस चीज से फायदा हासिल हो और जो चीज मालिक की मिल्कियत में हो वो एसेट कहलाती है। बात समझ आई तो बताइए, मैं आगे बढ़ूं। सवाल है तो पूछिए। इसे कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया, समझ आ गई आपको बात। एसेट से रिलेटेड जो बेसिक बात थी वो मैंने आपको बता दी। सर हर छोटे से छोटी चीज एसेट होती है? तो वो जो मेरे पास मेरी टेबल पे इस वक्त एक बॉक्स है जिसमें स्टेशनरी आइटम होते हैं, उस स्टेशनरी के बॉक्स के अगर मैं डेप्थ में जाऊंगा तो एक पेपर पिन लगी हुई है और उसमें एक स्टेपलर की पिन भी मौजूद है। सर ये इतनी बारीक से बारीक चीज भी एसेट कंसिडर होगी या बड़ी बड़ी चीजें एसेट होती हैं? तो बेटा ये बारीक से बारीक चीज भी एसेट कंसिडर होती है, चाहे वो एक पेपर पिन, चाहे वो एक स्टेपलर की पिन ही क्यों ना हो, ये भी एसेट है बेटा, ये भी एसेट में कंसिडर होगा। सर क्यों? इसलिए क्योंकि मैं उससे फायदा उठा रहा हूं। पेपर पिन लगाने से मुझे फायदा हो रहा है, स्टेपलर की पिन इस्तेमाल करने से मुझे फायदा हो रहा है। तो हर वो चीज जिससे फायदा हो वो एसेट है। जी बिल्कुल, वो बारीक से बारीक चीज यानी कि पेपर पेन ही क्यों ना हो, वो बड़ी से बड़ी चीज मेरी पूरी फैक्ट्री क्यों ना हो। तो सर कोई कैटेगरी तो बना लें। अब पेपर पेन को हम फैक्ट्री से तो नहीं कंपेयर कर सकते, पेपर पेन का मुकाबला एक अरबों रुपए की फैक्ट्री तो नहीं कर पाएगी। तो सर इसकी कैटेगरी बना लेते हैं, इसकी कैटेगरी बना लेते हैं। तो बेटा फिर एसेट्स को इनिशियली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। फर्स्ट कैटेगरी कहलाती है करंट एसेट, दूसरी कैटेगरी कहलाती है फिक्स्ड एसेट। सर फर्क क्या है? फर्क यह बेटा कि वो एसेट जो एक साल के अंदर अंदर इस्तेमाल हो जाए, एक साल के अंदर अंदर अपनी लाइफ पूरी कर दे, एक साल के अंदर अंदर या तो खुद खत्म हो जाए, फना हो जाए, या कैश में कन्वर्ट हो जाए। एक साल के अंदर अंदर या तो इस्तेमाल हो जाए, या कैश में कन्वर्ट हो जाए, या सेल आउट हो जाए, या एक साल में कैश में कन्वर्ट हो सकता हो, वो सब करंट एसेट्स कहलाते हैं। मैं फिर बता देता हूं बेटा, एक ऐसा एसेट जो एक साल में या तो इस्तेमाल हो जाए, या एक साल में कन्वर्ट हो जाए कैश में, या एक साल में बिक जाए, उसको हम कहते हैं करंट एसेट। सर करंट का ताल्लुक किससे है? करंट का ताल्लुक है बेटा लाइफ से। बार बार रिपीट कर रहा हूं कि एक साल एक साल एक साल।
तो ये 1 साल में अपनी लाइफ पूरी कर दे, 1 साल में अपनी मुद्दत पूरी कर ले, तो वो करंट एसेट कहा जाता है। सर 1 साल से ज्यादा चले, भाई फिक्स्ड एसेट है। 1 साल से ज्यादा चले, भाई फैक्ट्री लगाते हो, 1 साल में बंद हो जाती है, खत्म हो जाती है, फना हो जाती है, इस्तेमाल हो जाती है। नहीं सर, फैक्ट्री तो हम लॉन्ग टर्म बेसिस पे लगाते हैं। फैक्ट्री तो लगाई ही इसलिए जाती है कि सालों तक उससे फायदा हासिल किया जाएगा, सालों तक वो आपको बेनिफिट देगी। तो सर जो फैक्ट्री में मशीन्स होती हैं वो भी साल हर साल चलती हैं। जी बिल्कुल, वो भी साल हर साल चलती हैं। लेकिन सर जो पेपर पेन है ये तो साल में कंज्यूम हो जाती है। अब कोई कहे कि मैं 5 साल की पेपर पेन एक साथ मंगवा लूं, तो बेटा फिर ये जरा आपकी हिमाकत होगी, वरना पेपर पेन, पेंसिल, पेन, मार्कर की इंक, A4 साइज के पेपर्स, हैंड सैनिटाइजर, ये सब 1 साल में इस्तेमाल हो जाता है। तो ये सारे एसेट सर करंट एसेट होते हैं? जी बिल्कुल करंट एसेट होते हैं। सर फिक्स एसेट वो होता है जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा हो। अब आप गौर कीजिएगा, फायजा आपका सवाल है, मैं उसी को जवाब दे रहा हूं। जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा कंसिडर की जाती हो। अब अगर आप विद इन अ ईयर उसको सेल आउट कर दें तब भी वो फिक्स्ड ही रहेगा। भाई आपने एक मशीन खरीदी, 3 महीने इस्तेमाल करने के बाद आपको रियलाइज हुआ कि ये मशीन इतनी प्रोडक्टिव नहीं है, उसको सेल आउट करो और फारिग करो, तो आपने उसको बेच दिया, तो क्या वो करंट एसेट बन गया? नहीं सर, वो बाय नेचर क्या है ये बताइए? फिक्स एसेट। भाई वही मशीन आपके लिए प्रोडक्टिव नहीं है, तो फिक्स एसेट में रखेगा, आप करंट एसेट में रखेंगे। सर रूल तो एक होता है सबके लिए, आपके लिए अलग और उसके लिए अलग थोड़ी होगा। अब आप 5 साल की स्टेशनरी एक साथ मंगवा के रखते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो फिक्स एसेट बन जाएगी। सर वो करंट ही रहेगी। आप मशीन को साल में 10 दफा सेल कर दें या 10 साल में भी ना सेल करें, सर तब भी वो फिक्स एसेट ही रहेगा, रूल सेम रहेगा, उस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। लैपटॉप आपने खरीदा है, मोबाइल आपने खरीदा है, सर इनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा ही होती है, तो रूल की बात कर, घर की बात कर लें, ऑफिस की बात कर लें, फैक्ट्री की बात कर लें, वेयरहाउस की बात कर लें, शॉप की बात कर लें, जमीन की बात कर लें, फर्नीचर की बात कर लें, मशीन की बात कर लें, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की बात कर लें, ये सब के सब 1 साल से ज्यादा की मुद्दत के लिए बनाए गए हैं, तो ये सारे फिक्स एसेट है। बात समझ में आ रही है बेटा? फायदा आंसर मिल गया आपको बेटा? जी बेटा, ये जो करंट और फिक्स को मैंने डिवाइड किया, ये समझ आया आप सबको? सर एसेट हमेशा उस चीज को कहेंगे जो नजर आता है, तो इसका आंसर है नो। कुछ चीजें नजर नहीं आती हैं फिर भी वो एसेट होती हैं, कुछ चीजें नजर नहीं आती फिर भी वो एसेट होती हैं। तो क्या सर अगर मेरे बिजनेस में जिन भूत हैं तो वो भी मेरे लिए एसेट कंसिडर होंगे? नहीं, अब हम उस तरफ तो नहीं जाएंगे, हम बिजनेस की हद तक रहेंगे। अब वो कौन सी चीजें नजर नहीं आती फिर भी एसेट होती हैं, वो नेक्स्ट मीटिंग में बताता हूं। हाँ, कि हर वो एसेट जो आपको नजर नहीं आता, क्या वो भी एसेट होता है, या हर वो चीज जो सिर्फ नजर आती है वो एसेट होता है? तो अब इसके लिए थोड़ा सा, शिजा बेटा थोड़ा वेट करो, इतना आगे नहीं निकल जाओ। बिल्कुल आप मैसेज करें, डायरेक्ट मैसेज किया क्या कीजिए, इस तरह की बात है कि गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट्स, ये अभी नॉन कॉमर्स के लिए बहुत भारी भरकम लफ्ज हो जाएंगे, तो मैं थोड़ा सा इसको इजी करूंगा फिर आगे बढ़ूंगा। आप बिल्कुल आंसर कर सकते हैं, चैट पे लिख सकते हैं, मैं वेलकम करूंगा आप सबको।
मैंने आपसे शुरू में कहा कि एसेट वो चीज है जिस पे आपका राइट है, यानी हर वो चीज जिस पे आपकी ओनरशिप है, और ओनरशिप पे आपका राइट होता है। जाहिर सी बात है कि मैंने आपसे कहा कि आपने एक लैपटॉप खरीदा तो आपकी ओनरशिप में है, तो आपका राइट है कि आप उसको इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल इसी तरह अगर मेरे पास कुछ गुड्स हैं, कुछ मर्चेंडाइज है, ये मैं हाईलाइट करता हूं, गुड्स या मर्चेंडाइज, कौन सी चीज? सर वो चीज जिसमें आपका बिजनेस डील कर रहा है, जो चीज जिनकी बुनियाद पे आपका बिजनेस मौजूद है। अब ये लैपटॉप जो आपके पास है, आपने कहीं ना कहीं से तो परचेज किया होगा, जिससे परचेज किया होगा उसके पास ऐसे पचासों लैपटॉप्स होंगे, तो इसका मतलब है कि वो लैपटॉप्स में ही डील करता है। इसका मतलब है उसके बिजनेस का दारो मदार लैपटॉप्स पर है। तो लैपटॉप्स उसके लिए क्या है? मर्चेंडाइज है या गुड्स है, एक ही बात है। वर्ड मर्चेंडाइज ज्यादा इस्तेमाल होता है अकाउंटिंग के अंदर, गुड्स भी आप कह सकते हैं। सर आप जनरल स्टोर पे जाते हैं, वहां पे 50 डिफरेंट आइटम्स होते हैं, वो सब उसकी मर्चेंडाइज है? जी बेटा, वो सब उसकी मर्चेंडाइज है, वो सब उसकी गुड्स है। सर आप बुक शॉप पे जाते हैं, वहां हजारों किताबें रखी हुई होती हैं, क्या वो सब उसकी गुड्स हैं? यस बेटा, वो सब उसकी गुड्स हैं, वो सब उसकी मर्चेंडाइज से खरीदा होगा। उस ऑप्टिशियन के पास बहुत सारे चश्मे होंगे, वो सारे चश्मे सर उसकी गुड्स हैं? जी बेटा, वो सारे चश्मे उसकी गुड्स हैं। यानी कि हर वो चीज जिसमें आप डील करते हैं या जिससे आप प्रॉफिट कमाते हैं, वो आपकी गुड्स हैं या आपकी मर्चेंडाइज है। चाहे वो पेडलर्स हों, रास्ते में चलते फिरते लोग हों बेचने वाले, या किसी शॉप में या किसी वेयर हाउस में, या कहलाएंगी जी, सब गुड्स कहलाएंगी, सब मर्चेंडाइज कहलाएंगी। तो सर मैं इस मर्चेंडाइज को बेचने का राइट रखता हूं? जी बिल्कुल आप बेचने का राइट रखते हैं, क्योंकि ये किसकी है सर? ये आपकी है, आप ओनर हैं उसके। तो सर मेरे पास दो डिफरेंट कस्टमर्स आते हैं, एक कहता है कि भाई मुझे ये 10 किताबें दे दीजिए, मैं किताबें सेल आउट करता हूं। तो मैं उनसे कहता हूं भाई इन 10 किताबों की कीमत जो है वो बनती है 5,000 रुपए। वो कहता है ठीक है जी, मैं आपको 5,000 पे करने के लिए तैयार हूं। मैं कहता हूं लाइए पैसे, मैं 10 किताबों को शॉपिंग बैग में डालता हूं और उसको हैंड ओवर कर देता हूं, मुझे उसके बदले 5,000 रुपए पे कर देता है। तो 5,000 रुपए उसने मुझे पे किए, ठीक है, और 10 किताबें मैंने उसको हैंड ओवर कर दी। अब ये जो 10 किताबों के बदले मुझे पैसे मिले, ये पैसे भी किसके हैं? सर ये भी मेरे ही हैं। इन पे भी किसका हक है? सर इन पे भी मेरा ही हक है। तो सर इन पे मेरा हक है, तो ये भी मेरा एसेट है? जी बिल्कुल, ये भी मेरा एसेट है। कैश इन हैंड कहते हैं इसको। अकाउंटिंग में ज्यादातर कैश, सिर्फ कैश का लफ्ज इस्तेमाल होता है। यहां सिर्फ कैश का मतलब है कैश इन हैंड या हार्ड कैश, जो फिजिकली आपके पास मौजूद है, आपके हाथ में मौजूद है, आपकी दराज में मौजूद है, आपके वॉलेट में मौजूद है, आपकी जेब में मौजूद है। इसे कहते हैं कैश इन हैंड या सिर्फ कैश। ठीक है बेटा। दूसरा जो कस्टमर था मेरे पास, दो कस्टमर थे ना, भूल नहीं जाना, उसने भी मुझसे 10 किताबें मांगी। मैंने उसको भी यही कहा भाई 5,000 रुपए कीमत है। उसने कहा मैं बिल्कुल आई एम विलिंग टू पे 5,000 रुपीज। मैं उससे भी यही कहता हूँ लाइए दीजिए 5,000, तो मैं उसको शॉपिंग बैग में डाल के हैंड ओवर कर दूं आपको। वो कहते 5,000 तो है, लेकिन इस वक्त मेरी जेब में नहीं है। तो मैंने कहा फिर कहाँ है? तो कहते हैं मेरे अकाउंट में है, आप अगर अपना अकाउंट नंबर दे दें तो मैं अभी के अभी ट्रांसफर कर दूं आपके अकाउंट में पैसे, IBFT कर दूं, इंटर बैंक फंड ट्रांसफर। मैं कहता हूँ बिस्मिल्लाह जी। मैंने उसको अकाउंट नंबर दिया, उसने अपना मोबाइल फोन निकाला, उसमें गैजेट, अपने गैजेट से उसने
लॉग इन किया और मेरे अकाउंट में 5,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए, मुझे कंफर्मेशन एसएमएस आ गया, उसने रिसीट शो कर दी, मैंने किताबें उसको हैंड ओवर की, वो चला गया। अब वो पैसा जो पहला कस्टमर मुझे फिजिकल फॉर्म में दे के गया, दूसरा वो फिजिकल फॉर्म में दे के नहीं गया बल्कि उसने मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब जिस अकाउंट में ट्रांसफर किया सर वो भी मेरा ही अकाउंट है, उसमें जितने पैसे हैं उस पर भी मेरा ही राइट है, जिस चीज पे मेरा राइट है वो चीज मेरी ओनरशिप में है, और जो चीज ओनरशिप में होती है उसको एसेट कहते हैं। तो सर जो कैश बैंक में रखा हुआ है क्या वो भी मेरा एसेट है? जी बिल्कुल, आपका वो भी एसेट ही है। कैश इन हैंड फिजिकल कैश है, कैश एट बैंक बैंक अकाउंट में मौजूद है। अकाउंटिंग जब आप पढ़ेंगे मजीद आगे तो उसमें जो सिर्फ कैश लिखा है तो समझ जाइएगा कैश इन हैंड है, सिर्फ बैंक लिखा है तो समझ जाइएगा कैश एट बैंक है या बैंक अकाउंट है। तो मर्चेंडाइज को बेचा मैंने, पहले कस्टमर ने मुझे 5,000 रुपए दे दिए हार्ड कैश में, दूसरे ने 5,000 मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, मैं दोनों पे खुश हूं, मुझे कोई मसला नहीं है। अब मैं बैठा हुआ हूं, इतने में एक और कस्टमर आया, तीसरा कस्टमर मेरा, उसने भी मुझे यही कहा सर 10 किताबें चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल मौजूद है, 5,000 रुपए हैं इसके। वो कहता है कैश मेरे पास नहीं है। मैंने कहा ठीक है अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, अभी दूसरे अकाउंट में। उसने कहा नहीं मेरे पास अकाउंट में भी नहीं है। वो कहता है मैं आपको एक हफ्ते बाद कैश दे जाऊंगा, या फिजिकल फॉर्म में दे जाऊंगा या अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। अब मैं उससे कहता हूं एक हफ्ता, भाई ऐसे कैसे दे दूं आपको क्रेडिट, आप तो पहली दफा मेरे पास आए हैं, मैं आपको उधार नहीं दे सकता क्योंकि दुकान पे लिखा हुआ होता है उधार एक जंग है इसलिए बंद है। उधार जो है वो मोहब्बत की कैंची है, उधार सिर्फ उनको मिलेगा जो 80-90 साल के हैं, वो भी उनके वालिदैन के कहने पे, और पता नहीं क्या क्या स्टेटमेंट लिखे होते हैं। तो मैंने कहा भाई आपको ऐसे कैसे उधार दे दूं, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूं। तो वो कहता है कि अच्छा वो सलीम साहब है ना, जिनसे आप गुड्स खरीदते रहते हैं और जिनसे आपकी बातचीत भी है, जो आपके बिजनेस के साथ ही मौजूद होते हैं, वो अगर मेरी गारंटी दे दें तो क्या आप लोन फिर आप मुझे दे देंगे उधार पे सामान? मैं तो हाँ सलीम भाई अगर बता दें तो फिर मैं आपको गुड्स दे दूंगा। तो उसने फौरन कॉल की, कहा भाई सलीम भाई से आप बात कर रहे हैं। सलीम भाई ने कह दिया हाँ भाई आप दे दें इसको, कोई इशू नहीं है, ये क्रेडिट पे मुझसे भी माल खरीदता रहता है, ऑन टाइम पेमेंट कर देते हैं, टाइम से पहले भी दे देते हैं ये पैसे। तो मैंने उसको कहा कि बिल्कुल ठीक है जी, कि सलीम भाई ने कह दिया, जबानी वादा हो गया। मैंने 10 किताबें उसको दे दी, रसीद बनाई, रिसीट बिल निकाला और उसको दे दिया 10 किताबों का 5,000 रुपए, और उस पर क्या लिख दिया, टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर ऑन दिस डेट, ये अमाउंट मुस्तकबिल में वसूल किया जाएगा इस तारीख को, मुस्तकबिल में वसूल किया जाएगा। टू बी रिसीव्ड, पैसे लिए जाएंगे, इसको अकाउंटिंग में अकाउंट्स रिसीवेबल कहा जाता है। वो पैसा जो आपने लेना है उस शख्स से जिसको आपने गुड्स उधार पे बेची हैं, उस शख्स से जिसको आपने गुड्स क्रेडिट पे बेची हैं, उस शख्स से जिसको आपने गुड्स अकाउंट पे बेची हैं। अब ये अकाउंट बैंक अकाउंट से मत उलझा देना, बैंक अकाउंट एक अलग चीज है, ये वाला अकाउंट एक अलग चीज है। तो ये पैसा जो उसने अभी नहीं दिया वो एक हफ्ते बाद देगा, बिल्कुल देगा। तो जो पैसा उसने अभी नहीं दिया वो एक हफ्ते बाद देगा, तो उसको मैं कहीं ना कहीं तो लिखूंगा ना कि मुझे रुपए एक हफ्ते बाद लेने हैं, और जो पैसे मुझे लेने हैं उस पे मेरा राइट है, और जिस पे मेरा राइट है वो मेरी ओनरशिप में है, और जो ओनरशिप में होता है वो एसेट होता है। तो इसीलिए ये अकाउंट रिसीवेबल भी, अगर आपने गौर किया हो तो मैंने आपसे ये कहा कि जबानी वादे पे बेच दी, सलीम भाई ने कह दिया बेच दो तो मैंने बेच दी। किस वादे पे? जबानी वादे पे। अकाउंट रिसीवेबल होंगे
वो सब जबानी वादे पे होंगे। सर हमारी मार्केट में क्या ये सारी बातें जबानी होती हैं? जी बेटा, ये सारी बातें जबानी होती हैं ज्यादातर हमारी मार्केट में। मैं खास करके रिटेल और होलसेल मार्केट की बात कर रहा हूँ। आपकी दुकान है, होलसेलर है, आप क्या बेचते हैं भाई? आप ये क्रॉकरी बेचते हैं। अब आप जो क्रेडिट पे बेचते हैं उसके लिए क्या हर बार पक्के कागज पे या जिसको आप स्टैम्प पेपर कहते हो बार बार उनसे लिखवाते हो? नहीं सर, वो तो बिजनेस डीलिंग का हिस्सा होता है, चलता रहता है ऐसे। तो जितने भी जबानी वादों पे गुड्स को बेचा जाता है, जितने भी ओरल एग्रीमेंट्स पे गुड्स को बेचा जाता है, उनको अकाउंट्स रिसीवेबल कहा जाता है। कहीं नोट कर लेना बेटा, मैं चैट पे लिख रहा हूं, आप भी इस तरह से लिख लें अपने पास रजिस्टर्स में। ओरल एग्रीमेंट और सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट से कहा जाता है रिसीवेबल। ये लिख लो बेटा, मैंने चैट पे लिखा है ओरल एग्रीमेंट्स फॉर सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। अच्छा सर, ये दो चीजें यहाँ पे मजीद और आप एलेबरेट कर दें। सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, इसका मतलब है उधार पे बेचना। सेल ऑफ गुड्स ऑन अकाउंट या अकाउंट या क्रेडिट, ये दोनों का मतलब एक ही है। मैं दोबारा लिख देता हूं, सेल ऑफ गुड्स ऑन अकाउंट या सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, इसका मतलब है उधार पे सेल करना। और लिखा है सेल ऑफ गुड्स ऑन कैश, मतलब क्या हुआ? यू विल गेट कैश इमीडिएटली। ठीक है बेटा, ये दो बातें नोट कर लो अपने पास, नॉन कॉमर्स खास करके, कि जब भी आ जाए गुड्स सोल्ड ऑन अकाउंट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, समझ जाओ उधार पे सारा। और उधार का मतलब है ये वो पैसा है जो अभी नहीं मिला, मिलेगा। कब मिलेगा सर? फ्यूचर में मिलेगा। और जो चीज आज मिल नहीं रही लेकिन फ्यूचर में मिलेगी, उस पे भी मेरा उतना ही राइट है जितना आज वाले पैसे पे है। और जिस चीज पे राइट होता है वो मेरी ओनरशिप में, जो चीज ओनरशिप में वो एसेट। तो अकाउंट रिसीवेबल भी एसेट। खास करके अकाउंट रिसीवेबल का मतलब ओरल एग्रीमेंट्स। लेकिन सर अगर मैं किसी से यही एग्रीमेंट जो मैंने ओरल किया था ना अभी, कि मैं आपसे वादा, आप मुझसे वादा कर रहे हैं कि आप पैसे दे देंगे, मैं लिखवा लूं भाई पक्के कागज के ऊपर, मैं लिखवा लूं पक्के कागज के ऊपर, मतलब स्टैम्प पेपर पे लिखवा लूं उससे। याद करो प्रॉमिसरी नोट हमने पढ़ा था 2 साल पहले, अरे नहीं सर 2 सेमेस्टर पहले। तो वो प्रॉमिसरी नोट अगर मैं लिखवा लूं, तो एक दफा जब मैंने लिखवा लिया, अच्छा मुझे कहा जा रहा है कि सर 1 मिनट रुक जाइए ताकि हम पॉइंट्स नोट डाउन कर लें, उसके बाद आप कंटिन्यू करें। ओके बेटा, आप नोट कर लें, मैं आपको 2 मिनट, सुने आपने या जो मैंने चैट पे लिखा बिल्कुल उसको नोट कर लें, फिर मैं यहीं से ही बात कंटिन्यू करूंगा। क्या लिखा है भाई सर? ये सारी बेसिस आपसे एक्सप्लेन करने के लिए पढ़ा रहे हैं, एग्जाम में भी आता है। थ्योरी बेस बहुत कम आता है, जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है ना वो कुछ रूल्स हैं, कुछ गाप के रूल्स हैं, आईएफआरएस के कुछ हैं, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा, वो अलग से कभी कभार आता है। लेकिन जो 4 का मेजॉरिटी पेपर होता है ना वो सारा प्रैक्टिकल बेस्ड होता है। ये सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए कर रहा हूं बेटा काम। तो अकाउंट रिसीवेबल तक हमने बात की। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि वही शख्स एक आपके पास आता है और कहता है कि भाई मुझे गुड्स क्रेडिट पे बेच दीजिए, अकाउंट पे बेच दीजिए, तो आप उसको कहते हैं कि भाई मैं आप पे कैसे भरोसा कर लूं? तो वो कहता है कि भाई मैं एक स्टैम्प पेपर लिखने के लिए तैयार हूं, कल अगर मैं ना पे करूं या डिफॉल्ट कर जाऊं तो आप मुझ पे केस कर सकते हैं इस स्टैम्प पेपर के बिहाफ पे। तो आप कहते हैं हाँ ऑप्शन तो अच्छा है। तो वो कहता है मैं प्रॉमिसरी नोट साइन करके दे देता हूं आपको, और उसकी कॉपी ओरिजिनल आप रख लीजिएगा, यानी कि जो बेच रहा है गुड्स, और जिसने खरीदनी है वो उसकी कॉपी रख लेगा। ऑन टाइम पेमेंट के लिए आप नोट प्रेजेंट कर देंगे, वो पैसे दे देगा आपको।
तो आपने सोचा भाई ये तो अच्छा तरीका है, चलो सही है, उससे प्रॉमिसरी नोट लिखवा लेते हैं। अब उस प्रॉमिसरी नोट पर आपने लिखा कि मिस्टर XYZ हैज परचेज्ड goods worth rupees 40,000 and he will pay the amount on 17th of August 2021, 27th of August 2021, कुछ भी डेट डाल दी आपने, जो भी आप म्यूचुअल कंसेंट से डिसाइड कर दिया, और ये प्रॉमिसरी नोट उसने साइन कर दिया जिसने गुड्स खरीदी आपसे, परचेज की। अब ये पैसा जो आपको आज मिलना चाहिए था, अगर आप कैश में बेचते तो आज मिल जाता ना, नहीं मिला, बल्कि वो कब मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा। तो जो चीज आज मिलनी थी वो फ्यूचर में मिलेगी, तो आज भी उस पर आपका उतना ही राइट, फ्यूचर में मिलने पर भी उस पर उतना ही राइट। आज वाला भी एसेट, फ्यूचर वाला भी एसेट। लेकिन जब आपने सलीम साहब के कहने पे गुड्स बेची थी तो वो सिर्फ ओरल एग्रीमेंट पे बेची थी, तो उस सूरत में जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है उसको हम अकाउंट्स रिसीवेबल कहते हैं। और जब आपने प्रॉमिसरी नोट साइन करा, किसी सलीम भाई की जरूरत नहीं है कि उसकी गवाही चाहिए आपको, नहीं, उसने साइन कर दिया, इनफ है। जब उसने साइन कर दिया तो अब ये अकाउंट्स रिसीवेबल से उठ के आ गया नोट्स रिसीवेबल में। सर दोनों का मीनिंग तो सेम ही है, अकाउंट्स रिसीवेबल भी वही 1 हफ्ते बाद मिल रहा है पैसा, उस पे भी राइट है, नोट्स रिसीवेबल भी 1 हफ्ते बाद मिल रहा है, उस पे भी राइट है। दोनों के बैकग्राउंड में जाएंगे तो ट्रीटमेंट सेम है, फोरग्राउंड पर आएंगे ना जब सामने, तो डिफरेंस है। पहले केस में सामने ओरल एग्रीमेंट जबानी बात हो रही है, दूसरे में वही एग्रीमेंट पेपर पे आ रहा है, राइटिंग में आ रहा है, स्टैम्प पेपर पे आ रहा है। तो फोरग्राउंड पे ट्रीटमेंट डिफरेंट है, यानी सामने ट्रीटमेंट डिफरेंट है ओरल और रिटन का, और बैकग्राउंड पे दोनों का ट्रीटमेंट सेम है, जब भी दोनों एसेट है। तो जो लिखवा लिया आपने पक्के कागज पे वो कहलाता है नोट्स रिसीवेबल, क्योंकि आपने इस प्रोमिसरी नोट के बिहाफ पे गुड्स की अमाउंट रिसीव करनी है। और अकाउंट रिसीवेबल आपने सिर्फ एक अकाउंट जनरेट कर दिया अपने पास, लिख लिया अपने खातों में कि भाई फला साहब से पैसे लेने हैं, तो इसीलिए वो अकाउंट रिसीवेबल। मैं दोहरा रहा हूं बेटा, सिर्फ आपने अपने खातों में लिख लिया कि फला साहब से पैसे लेने हैं, वो अकाउंट रिसीवेबल। लेकिन आपने पहले उससे प्रॉमिसरी नोट साइन कराया, फिर अपने खातों में लिखा, यानी फिर आपने अपने अकाउंट्स बुक्स में लिखा, फिर आप अपने रिकॉर्ड्स में लिखा, वो नोट्स रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल नोट रिसीवेबल की बेसिक जो डिफरेंशिएशन है वो समझ आ गई तो बता दें बेटा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलें जी, अब यहां से दो और कॉन्सेप्ट्स पे बात करते हैं, बल्कि नहीं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले देख लेते हैं, ये सप्लाईज का। ये भी मैंने आपको बताया था ना, पेपर, पेन, पेंसिल, मार्कर, स्टेशनरी आइटम, A4 पेपर्स, इंक्स, ये सब स्टेशनरी आइटम्स कहलाते हैं और इनको अकाउंटिंग में सप्लाईज कहा जाता है। बड़ा डेडिकेटेड वर्ड है ये सप्लाईज। ये रहा सप्लाईज, ये लेजर लाइट से मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये सप्लाईज, स्टेशनरी आइटम लिखा हुआ है। सप्लाईज क्या मतलब है सर, ये जितने भी स्टेशनरी आइटम है सब सप्लाईज कहलाते हैं। अगर ये स्टेशनरी आइटम दफ्तर में इस्तेमाल हो रहे हैं, ऑफिस में इस्तेमाल हो रहे हैं, तो उसको ऑफिस सप्लाईज कहा जाता है। अगर ये फैक्ट्री में इस्तेमाल हो रहे हैं तो इनको फैक्ट्री सप्लाईज कहा जाता है। अगर ये शॉप में इस्तेमाल हो रहे हैं तो इनको शॉप सप्लाईज कहा जाता है। सर ज्यादा फेमस क्या है, सर ज्यादा फेमस है ऑफिस सप्लाईज का लफ्ज, जो आपको ज्यादातर कोर्स में नजर आएगा। तो समझ जाइएगा बेटा, जहां कहीं ऑफिस सप्लाईज लिखा है, ये वो स्टेशनरी आइटम्स हैं जो रेगुलर बेसिस पर आपके दफ्तर में इस्तेमाल होते हैं। ऑफिस सप्लाईज या सिर्फ सप्लाईज, स्टेशनरी आइटम, पेन, पेपर, पेंसिल, ये सारी चीजें सप्लाईज में आती हैं। अलग अलग, लाजमी बात है, आप पेन अलग से रिकॉर्ड नहीं करेंगे, मार्कर, आप सिर्फ ऑफिस सप्लाईज को रिकॉर्ड करेंगे। फिर ऑफिस सप्लाईज की बैग के ऊपर पूरा बिल होगा, उसमें लिखा होगा कि क्या क्या आया था आपके ऑफिस में। अकाउंटिंग में वर्ड ऑफिस सप्लाईज यूज होता है या सिर्फ सप्लाईज यूज होता है। अब यहां से दो और कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। अज्यूम करें आपने एक सर्विस बिजनेस ओपन किया, आपने एक सर्विस बिजनेस ओपन किया, लेट्स से कंसल्टेंसी आपने ओपन की। एक कस्टमर आया,
बिजनेस कंसल्टेंसी है आपकी, उसने उसी वक्त आपसे कुछ मशवरे हासिल किया और ऑन द स्पॉट पेमेंट कर दी। दूसरा कस्टमर आया, उसने सर्विसेज तो ले ली लेकिन पैसे नहीं दिए, बल्कि उसने कहा पैसे बाद में दूंगा। सर ये तो वही अकाउंट रिसीवेबल और नोट रिसीवेबल वाली बात है, बिल्कुल वही बात है, बैकग्राउंड में एग्जैक्टली वही है, फोरग्राउंड तब्दील हो जाएगा अब यहां पे। पहले बैकग्राउंड में, पहले फोरग्राउंड में अकाउंट रिसीवेबल और नोट रिसीवेबल दो अलग अलग एंटिटीज थी। अब जो मैं केस डिस्कस करूंगा उसमें अकाउंट रिसीवेबल और नोट रिसीवेबल एक कैटेगरी होगी और दूसरी कैटेगरी उसके बराबर में आ जाएगी सर्विसेज के लिए। तो सर वो पैसा जिसकी सर्विसेज मैं दे चुका हूं लेकिन वो पैसा मुझे अभी नहीं मिला, उसको अकाउंटिंग की जबान में एक्रूड आउटस्टैंडिंग या अनकलेक्टेड कहते हैं। ब्लू से मैंने हाईलाइट कर दिया बेटा, वो पैसा जिसकी सर्विसेज मैंने दे दी है लेकिन अब तक मुझे वो पैसा कलेक्ट नहीं हुआ। याद रखिएगा बेटा, एक्रूड, आउटस्टैंडिंग या अनकलेक्टेबल, ये सर्विसेज में लफ्ज इस्तेमाल होगा और अकाउंट रिसीवेबल और नोट रिसीवेबल गुड्स के लिए इस्तेमाल होगा। अभी मैंने आपसे अर्ज किया कि दो कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड करेंगे। पहली कैटेगरी में अकाउंट रिसीवेबल और नोट रिसीवेबल होंगे और ये वो गुड्स हैं जो हमने उधार पे बेची, अकाउंट रिसीवेबल दिया। दूसरी जानिब हमारे पास एक्रूड, आउटस्टैंडिंग या अनकलेक्टेड इनकम लिखा हुआ है, मतलब एग्जैक्टली वही है, उधार पे सर्विसेज दे दी, बस वहां उधार पे गुड्स बेची या उधार पे सर्विसेज दी। तो सर्विसेज के लिए अलग वर्ड इस्तेमाल होता है, गुड्स के लिए अलग वर्ड इस्तेमाल होता है। सर्विसेज के लिए एक्रूड, आउटस्टैंडिंग या अनकलेक्टेड कहा जाता है वो सर्विसेज जो हमने प्रोवाइड कर दी हैं लेकिन हमें उसके बदले पैसे नहीं मिले, तो उसको कहा जाएगा एक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम, अनकलेक्टेड इनकम। Recording stopped. Recording in progress. मैं चैट पे लिख देता हूं बेटा, अनकलेक्टेड इनकम, एक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम। सर इसका मतलब है we have provided services but payment has not yet received। इसका मतलब है कि हमने सर्विसेज दे दी है लेकिन अब तक उस सर्विसेज के बदले पैसे नहीं मिले। याद रखिएगा बेटा, अनकलेक्टेड, एक्रूड और आउटस्टैंडिंग, इसके साथ लफ्ज इनकम लगा हुआ है। इनकम का मतलब यही होता है कि हमने इससे कुछ कमाना है, क्योंकि ये एक्रूड और आउटस्टैंडिंग आगे एक्सपेंस के साथ भी मिलेगा आपको, वो अलग केस होगा, ये अलग केस। एक्रू का मतलब होता है जो डेफर हो गया, फ्यूचर में चला गया, आउटस्टैंडिंग हो गया। बात समझ आ रही है बेटा? जब कभी हम अनकलेक्टेड, एक्रूड या आउटस्टैंडिंग के साथ इनकम लगा देंगे तो समझ जाइए हमने सर्विसेज दे दी, पैसे अभी नहीं मिले। क्लियर इनफ बेटा? सर्विसेज दे दी लेकिन पैसे नहीं मिले, तो जिस तरह अकाउंट रिसीवेबल और नोट रिसीवेबल में आपने गुड्स दे दी थी और पैसे नहीं मिले थे, बिल्कुल इसी तरह एक्रूड, आउटस्टैंडिंग और अनकलेक्टेड इनकम में आपने सर्विसेज दे दी, पैसे नहीं मिले। तो जो पैसे नहीं मिले वो फ्यूचर में मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। तो जितना राइट उन पैसे पे फ्यूचर में होगा उतना राइट उन पैसे पे प्रेजेंट में भी है। जितना राइट उन पैसे पे फ्यूचर में होगा उतना राइट उन पैसे पे प्रेजेंट पे भी है। जिस चीज पे राइट है वो ओनरशिप में है, जो चीज ओनरशिप में है वो एसेट है।
तो इसका मतलब सर ये एक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम, अनकलेक्टेड इनकम, ये सब हमारा एसेट है, क्योंकि इस पे फ्यूचर में भी उतना ही राइट है जितना आज प्रेजेंट में है, या जिन पे जितना प्रेजेंट में राइट है उतना फ्यूचर में भी है। आप किसी तरह भी इसको डिस्कस कर लें वाइस वर्सा बना के। समझ आ रही है बेटा? अब एक आखिरी पॉइंट सुनो इससे रिलेटेड, तो करंट एसेट्स की स्टोरी खत्म हो जाएगी। अज्यूम करें कि आप कुछ सर्विसेज हासिल करते हैं, जैसे कि इंटरनेट सर्विस होती है, आईएसपीज होती है ना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। वो आपसे नॉर्मली महीने के शुरू में चार्ज करते हैं और आपको पूरे महीने वो इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अच्छा एक सेकंड, पहले एक सवाल में देख लूं। सर आपने कहा कि अलग कैटेगरीज बनेंगी अकाउंट और नोट रिसीवेबल और एक्रूड इनकम की, लेकिन सर नोट रिसीवेबल में भी तो बाद में, मैं यही तो कह रहा हूं ना बेटा, अकाउंट रिसीवेबल में भी बाद में पेमेंट मिल रही है, नोट रिसीवेबल में भी बाद में पेमेंट मिल रही है, एक्रूड इनकम में भी बाद में पेमेंट मिल रही है। लेकिन अकाउंट रिसीवेबल और नोट रिसीवेबल में जो बाद में पेमेंट मिल रही है वो गुड्स के बदले मिल रही है, यानी उसमें आपने गुड्स बेची थी। जबकि एक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम या अनकलेक्टेड इनकम में जो पैसे बाद में मिल रहे हैं उसमें आपने सर्विसेज बेची हैं। अकाउंट रिसीवेबल और नोट्स रिसीवेबल में गुड्स बेची हैं और आउटस्टैंडिंग, अनकलेक्टेड या एक्रूड के अंदर सर्विसेज आपने क्रेडिट पे बेची हैं। ये अभी जो मैंने लिखा, ये ऊपर हमना ने मुझे मैसेज किया, मैंने उसी को कॉपी करके नीचे एवरीवन पे कर दिया। अकाउंट रिसीवेबल, नोट रिसीवेबल का मतलब है क्रेडिट पे गुड्स बेची आपने, सेल ऑन क्रेडिट, और अनकलेक्टेड, एक्रूड और आउटस्टैंडिंग का मतलब गुड्स ऑन क्रेडिट, सॉरी सर्विसेज ऑन क्रेडिट। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। नीचे मैं जरा सा चेंज कर देता हूं मैं इसको, सर्विसेज सोल्ड ऑन क्रेडिट। ये लो, अब क्लियर हो गया बेटा? ठीक है जी, आखिरी पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं आज का। मैं आपसे कह रहा था कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते हैं वो आपसे मंथ के शुरू में चार्ज करते हैं, मंथ के शुरू में चार्ज करते हैं, और उसके बाद फिर वो आपको सर्विसेज देते हैं। आपने एक महीने की पेमेंट दे दी उनको, आपको एक महीने की सर्विसेज मिल गई, लेकिन आपने एक महीने के बजाय 6 महीने की एक साथ पेमेंट कर दी। आपने एक महीने के बजाय 6 महीने की एक साथ पेमेंट कर दी, तो अब आप 6 महीने तक सर्विसेज ले सकते हो ना उनसे, तब बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि वो पैसा जो आपने एडवांस में पे कर दिया, अगर आप चाहें तो एक महीने बाद वो वापस ले सकते हैं? जी बिल्कुल ले सकते हैं। एक महीना गुजर गया, फॉर एग्जाम्पल आपने 6 महीने के 6,000 रुपए पे कर दिए थे पहले दिन ही, एक महीने के बाद आपको वो सर्विस डिसकंटिन्यू करवानी है, एक महीने के बाद वो सर्विसेज आपको डिसकंटिन्यू करवानी है, तो आप उससे कहोगे भाई 6,000 में से 1,000 माइनस कर लो, बाकी 5,000 रिटर्न कर दो, क्योंकि उसकी तो मैंने सर्विसेज ही नहीं ली। वो कहेगा बिल्कुल ऐसे ही है, हम आपको रिटर्न करते हैं। हाँ वो अलग बात है कि उस पर कोई जुर्माना काटेगा, भाई हम आप पेमेंट एडिशनल दे रहे हैं तो वापस देते हैं, आपसे इतना कट करेंगे। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। लेकिन तो हुआ क्या, आपने 6 महीने के पैसे एक साथ पे कर दिए और एक महीने के बाद आपने सर्विस बंद करा दी, उसमें 5 महीने के पैसे आपको रिटर्न कर दिया, 5 महीने के पैसे आपको रिटर्न कर दिया। तो हुआ ये सर कि जो मैंने शुरू में पेमेंट की थी 6,000 की, उसमें से 1,000 की तो मैंने सर्विसेज ले ली उससे, बाकी 5,000 उसने मुझे रिटर्न कर दिया। तो सर जो पैसा मैं एडवांस में पे कर रहा हूं किसी को भी, वो मेरा एसेट है उस वक्त तक जब तक मैं उसके बदले सर्विसेज नहीं ले लेता। अगर आपने आज पेमेंट कर दी ना पूरे महीने की, और आप आज सुबह में पेमेंट कर दी और शाम में आप कहते हो मुझे सर्विसेज नहीं चाहिए, तो वो पेमेंट आपको रिटर्न मिलेगी टेक्निकली। वो जुर्माना लगे या वो आपकी टर्म्स एंड कंडीशन कुछ और हो, दैट्स अ सेपरेट केस। लेकिन अगर आपने पैसा जो आपको 6 महीने बाद देना था वो आपने 6 महीने पहले दे दिया,
जो पैसा आपको 6 महीने बाद देना था वो आपने 6 महीने पहले दे दिया। तो याद रखिएगा, वो पैसा जब तक इस्तेमाल नहीं होता या जब तक उसकी सर्विसेज आपको नहीं मिल जाती, वो आपका एसेट रहेगा, क्योंकि आप जब चाहो उससे क्लेम कर सकते हो वापस। मैं फिर बता रहा हूं बेटा, वो पैसा जो आपने एडवांस में पे कर दिया, जब तक उसके बदले आप सर्विसेज नहीं ले लेते, उस वक्त तक वो पैसा आपका एसेट रहेगा, क्योंकि आप किसी भी वक्त वो पैसा डिमांड कर सकते हो उससे वापस। हाँ, सर्विसेज आपने ले ली, अब आप नहीं मांग सकते पैसा। क्यों? क्योंकि आपने पैसे के बदले सर्विसेज एंजॉय कर ली है। तो वो पैसा जो किसी को एडवांस में दे दिया जाए, वो पैसा जो किसी को एडवांस में दे दिया जाए, उसको एडवांस एक्सपेंस भी कहते हैं, उसको प्रीपेड एक्सपेंस भी कहते हैं। मैं चैट पे लिख देता हूं बेटा। ओके बेटा, वो पैसा जो आपने एडवांस में दे दिया, पहले दे दिया, भाई देना तो बाद में था लेकिन आपने पहले दे दिया, तो आपका वो एसेट रहेगा जब तक उसके बदले या तो आप गुड्स ना ले लो या सर्विसेज ना ले लो। आपने एम्प्लॉय को 2 महीने की सैलरी पे कर दी, अब जब तक वो 2 महीने की सर्विसेज आपको नहीं देता, वो सैलरी प्रीपेड रहेगी आपके पास, क्योंकि वो सैलरी अगले महीने आपने उसको टर्मिनेट कर दिया। तो आप उसने जो आपने जो उसको 2 महीने की सैलरी दी है, उसमें से 1 महीने की तो माइनस हो जाएगी, 1 महीने की आप उसे वापस ले सकते हैं। और जो चीज वापस ले सकते हैं उस पर आपका राइट है। जिस पे राइट होता है वो आपकी ओनरशिप में है। जो चीज आपकी ओनरशिप में है वो आपका एसेट है। समझ आ गई बात बेटा? तो ये जितना भी प्रीपेड लफ्ज आपको कहीं भी मिले वो आपका एसेट होता है। सर आसान तरीन अल्फाज में इसका कंक्लूजन कर देता हूं। प्रीपेड और पोस्टपेड कनेक्शन होते हैं आपके पास। आप स्टूडेंट ज्यादातर जो यूज करते हैं वो प्रीपेड कनेक्शन यूज करते हैं, यानी पहले क्रेडिट डलवाते हैं फिर आप कॉल या मैसेज या डेटा यूज करते हैं। तो जो आपने प्रीपेड ऐड किया ना, फॉर एग्जाम्पल आपने 500 रुपीज का कार्ड चार्ज किया और उसमें से आपने 100 यूज किया और अब आप कनेक्शन बंद करवाना चाहते हो, तो 400 वापस मिलेंगे आपको, क्योंकि आपने प्री पे कर दिया। प्री का मतलब पहले होता है, पहले पे कर दिया, तो अगर आपने सर्विसेज नहीं ली पैसा वापस मिल जाएगा। तो जो पैसा वापस मिल सकता है वो आपका एसेट है, उस पर आपकी मिल्कियत है, उस पर आपकी ओनरशिप है, उस पर आपका राइट। समझ आ गए बेटा ये सारी एग्जांपल्स? आज मैं थोड़ा सा स्पीड में वक्त की जरूरत है, ये मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। 1 मिनट ही रह गया मीटिंग में हमारी। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पॉइंट्स जो एग्जाम्पल में लिखे हैं वो सब समझ आ गए बेटा? हाँ, कॉमेंट में एक सवाल किया, सर ये सिचुएशन जिसमें हमने एडवांस में दिया वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पर्सपेक्टिव में क्या होगी? बेटा उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम एसेट्स की बात कर रहे हैं। उस वक्त हम रेवेन्यू और लायबिलिटी की जब बात करेंगे तो आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। इस सवाल को आप अपने पास जरूर कहीं सेव कर लें बेटा। मैं आपको बताऊंगा कि उसके लिए क्या कहलाएगा ये जब हम लायबिलिटी डिस्कस करेंगे। ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। क्या आपने उसका पर्सपेक्टिव सोचा? और ये इंशाल्लाह लायबिलिटी में क्लियर हो जाएगा आपका आंसर। चले बेटा, आज तक के लिए इतना ही, और अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली क्लास में। फिक्स्ड एसेट्स पे बात स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बशर्ते जिंदगी और दस्तयाबी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।